ठीक है। चलिए आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्डर 8 को, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्डर 8 में हम यहाँ पे बात करेंगे लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा, 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा लिखित कथन क्या होते हैं और कितने समय में टाइम पीरियड में यहाँ पर डिपॉजिट करना है। प्रतिवादी को जो लिखित कथन है वो कितने समय में पेश करना है, तो 30 दिन के अंदर, और अगर 30 दिन में नहीं कर पाते तो न्यायालय की परमिशन से 90 डेज़, और अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, वाणिज्यिक है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड था वो 120 डेज़ तक मैक्सिमम हो सकता है, इससे पहले कभी भी किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल नंबर हमने फर्स्ट डे में पढ़ा हुआ था, प्रतिवादी को भी दस्तावेज पेश करने का कर्तव्य जिन पर उसके द्वारा अनुतोष का दावा किया गया। भाई प्रतिवादी जो रिलीफ चाहता है तो वो अपने सपोर्ट में डॉक्यूमेंट भी सबमिट करेगा। तो यहाँ पे ये रूल नंबर फर्स्ट डे आप पढ़ रहे हैं ऑर्डर नंबर 8 का। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये दिए गए थे जिसमें हमने पढ़ा कि कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उसको ये भी बताना होगा कि वो किसके कब्जे में है। और नेक्स्ट पॉइंट पर हमने 2 चीज़ें पढ़ी हुई थी यहाँ पर, जो सब रूल नंबर 4 था। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि यदि वादी के साक्षियों की प्रतिरक्षा के लिए पेश किए जाएं डॉक्यूमेंट्स या फिर साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए सौंपे जाएं, तो वो दस्तावेज बाद में भी कभी भी कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिवादी जब अपनी प्रतिरक्षा कर रहा है तो सबूत के तौर पर जो भी वो लेकर के जाए, और प्रतिवादी जो भी कथन कर रहा है तो उस कथन के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे तुरंत ही उसी समय सबमिट करना चाहिए। और कुछ अगर डॉक्यूमेंट वो सबमिट नहीं कर पा रहा तो न्यायालय की परमिशन उसे लेना चाहिए, यानी कि न्यायालय की अनुज्ञा से उसे आगे किए जा सकते हैं। अदरवाइज फिर कोर्ट ने जिनके लिए परमिशन नहीं दी है उनको वो एंटरटेन नहीं करता है। सब रूल नंबर 2 पर एक नज़र डालिए। नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होगा। जो नए तथ्य हैं उनको विशेष रूप से बताना होगा कि कोई जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो शून्य है, शून्य करनी है, या फिर किसी और वजह से किया गया है जिसमें कि कपट इन्वॉल्व हो सकता है, लिमिटेशन हो सकता है, निर्मुक्ति, संदाय पालन, अवैधता, ऐसे सारे पॉइंट्स हैं जो रूल नंबर हमने 2 में पढ़े। सब रूल नंबर 3 पर एक नज़र डालिए। प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टता होगा। कैसे? जो अगर डिनाई करना चाहता है तो वो डिनाई के लिए क्या करेंगे, स्पष्ट क्लियर शब्दों में उसे बोलना होगा और रिटर्न में यहाँ पे देना होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा गया था, ये आपने रूल नंबर 3 में पढ़ा। 3A में बात की गई थी कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में प्रतिवादी द्वारा कोई प्रत्याख्यान किया जाता है तो उसमें वो किस टाइप से करेगा। तो यह 1 से लेकर के ये 5 नंबर पॉइंट्स तक डिफाइन किए गए, इनके तरीके बताए गए थे, जो कि आपने रूल नंबर 3 में पढ़ा। रूल नंबर 4 में आपने बाघ छलपूर्ण प्रत्याख्यान कहा गया कि कोई ऐसे छलपूर्ण कोई बात करता है, डिनाई करता है, फिर बाद में उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो इस टाइप से अगर कोई बाघ छलपूर्ण कोई करता है यहाँ पर, तो ये रूल नंबर आपने 4 में पढ़ा। 5 में आपने पढ़ा यहाँ पर विनिर्दिष्टता प्रत्याख्यान, मतलब स्पेसिफाइड किसी बात को डिनाई करना है तो उसके लिए कैसे किया जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक के पॉइंट्स बताए गए हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। 1 सेकंड लाइन पर रहिएगा प्लीज़। देखिए यहाँ पर आपने फर्स्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तक के पॉइंट्स इसमें दिए गए कि किस टाइप से डिनाई किया जा सकता है। लास्ट क्लास में आपने ऑर्डर नंबर 8 और रूल नंबर 6 में पढ़ा था कि मुजरा की विशिष्टियाँ लिखित कथन में दी जाएंगी और मुजरा का प्रभाव क्या है, इसके बारे में आपने रूल नंबर 6 में पढ़ा। ये थोड़ा सा VIP है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। फिर ऑर्डर नंबर 8 में रूल नंबर 6A में बात की गई प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा। ये भी VIP है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे ADPO CJ के फर्स्ट एग्जाम्स में पूछा गया। यहाँ पर खाम में ज़रा ध्यान दीजिए। 6 खाम है प्रतिदावे का कथन किया जाना कि कैसे करेंगे यहाँ पर। तो देखिए समर्थन में जितने भी हैं वो कथन कैसे किया जाएगा, तो लिखित कथन में या विनिर्दिष्टता कथन करेगा कि वह ऐसा प्रतिवादी के रूप में, प्रतिदावे के रूप में कर रहा है। गाँव में देखिए 6 गाँव में प्रतिदावे का अपवर्जन, कुछ चाहे तो उसे छोड़ भी सकता है। गाँव में देखिए बाद के बंद कर दिए जाने का प्रभाव, अगर बाद के बंद हो भी गया फिर भी कोई
व्यक्ति अगर अपना कथन करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे कहा गया था, यदि किसी मामले ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है तो वादी का वाद रोक दिया जाता है और बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे की कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर प्रतिदावे की कोई कार्रवाई है तो यहाँ पर की जा सकती है, भले ही केस को बंद कर दिया गया हो या खारिज कर दिया गया हो। अब अगला जरा ध्यान दीजिएगा, 6 में ध्यान दिखेंगे, प्रतिदावे का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम। अगर जो प्रतिदावा किया गया था और वादी यहाँ पर व्यतिक्रम करता है तो उसके संबंध में कैसा होगा। तो व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, वादी के विरुद्ध उस प्रतिदावे के संबंध में जैसा वह ठीक समझे वो निर्णय सुना सकता है या जैसा उसको ठीक लगे ऐसा आदेश कर सकता है। जैसे एक दूसरा पक्षकार कोई भी हो, सिविल केसेस में है कि पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2, अगर पार्टी नंबर 2 को यहाँ पर समन भेजा गया, वारंट भेजा जाए समन के द्वारा कि आप उपस्थित हो जाइए, फिर भी वो उपस्थित नहीं होता तो वादी के पक्ष में डिक्री की जा सकती है, निर्णय किया जा सकता है, कोर्ट को जैसा ठीक लगे ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कोई पर्याप्त कारण देते हैं तो इसको अपास्त भी कराया जा सकता है, सेट असाइड भी किया जा सकता है। 6 में जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्रति दावा सफल होता है वहाँ प्रतिवादी को अनुतोष। अगर प्रति दावा सफल हो गया तो वहाँ प्रतिवादी को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 6 में देखेंगे, लिखित कथन संबंधी नियमों का लागू होना। जो लिखित कथन है वो नियम कैसे लागू होंगे। तो देखिए, प्रतिवादी द्वारा दिए गए लिखित कथन से संबंधित नियम प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में फाइल किए गए लिखित कथन को भी लागू होंगे। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट कल तक की क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ से हम रूल नंबर 7 से लेकर के 10 तक यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। चलिए ज़रा ध्यान देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बताइए। वॉइस सभी को क्लियर है क्या? चलो तो फिर आगे हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओके, रूल नंबर 7 पर एक नज़र डालिए। पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा या मुजरा। मान लो अलग अलग जो आधार थे, जो ग्राउंड्स थे, उसके आधार पर कोई प्रतिरक्षा करता है या यहाँ पर सेट ऑफ करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ प्रतिवादी पृथक और सुविन्य तथ्यों पर आधारित प्रतिरक्षा के या मुजरा के या प्रतिदावे के कई सुविन्य आधारों पर निर्भर करता है। मतलब ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए कई आधार हैं। किसके लिए? अगर प्रतिरक्षा किया जाए या मुजरा किया जाए या कोई प्रतिदावे की भी बात करते हैं तो वहाँ उनका कथन जहाँ तक हो सके पृथकता और सुभिन्नता किया जाएगा। तो इनका जो कथन है वो कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। अगर कई आधार दिए गए तो उन आधारों का अलग अलग से वर्णन किया। जैसे 4 या 5 तरह के आधार हैं, जैसे 1 नंबर का, 2 नंबर पे, 3 नंबर या 4 नंबर पर 4 आधार दिए गए कि इसके लिए प्रतिरक्षा हो सकती है। तो इन चारों का कथन अलग अलग किया जाएगा, इनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर बताया जाएगा। ये रूल नंबर 7 पर लिखा हुआ है। 8 नंबर में ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रतिरक्षा का नया आधार। अगर मान लीजिए डिफेंस के लिए कोई नया ग्राउंड्स है तो क्या उस ग्राउंड्स के बारे में भी यहाँ पे कथन किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। देखिए, पहले प्रतिरक्षा के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया था रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, वो तो कहा गया कि भाई 30 डेज़ में दे दो, और 30 डेज़ में नहीं दे पाए हो तो न्यायालय की परमिशन से आप 90 डेज़ तक कर सकते हो, और अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो वो 120 डेज़ तक कर सकते हैं, 120 दिन में। ठीक है, अब कहा गया यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो बाद के संस्थित किए जाने के या मुजरा का या दावा करने वाले लिखित कथन या प्रतिदावे के उपस्थित किए जाने के पश्चात पैदा हुआ है। मान लो जो टाइम पीरियड दिया गया था 30 डेज़ में, और प्रतिवादी ने क्या किया, अपना यहाँ पर प्रतिरक्षा के लिए अपना लिखित कथन पेश कर दिया, और इसके बाद कोई चीज़ उत्पन्न हुई है तो अब क्या हुआ, तो उसके बाद अगले नेक्स्ट डेट पर जो भी डेट आए उस डेट पर उसका कथन किया जा सकेगा। तो कहा गया, देखिए, यथा स्थिति प्रतिवादी या वादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाया जा सकेगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे ए नंबर का यहाँ पर प्लेंटिफ हो गया और बी नंबर का ये डिफेंडेंट हो गया, मतलब वादी और प्रतिवादी। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो वादी ने अगर कोई रजिस्टर्ड किया हुआ तो प्रतिवादी को समय टाइम पीरियड कितना मिलता है, 30 डेज़ में वो अपना प्रतिदावा यहाँ पर डिफेंस अपना पेश करे कोर्ट में। कितने दिन में? 30 दिन में। अब ज़रा ध्यान दीजिए, 30 दिन में मान लीजिए बी ने पेश कर दिया। अब जैसे उसने लिखित कथन अपने पेश किए हुए थे, प्रतिदावा जो
यहाँ पर किया हुआ था प्रतिरक्षा के रूप में, और प्रतिरक्षा के रूप में उसने यहाँ जमा कर दिया। लेकिन इसके बाद कोई और ग्राउंड्स अराइज हो गया, उत्पन्न हो रहा है यहाँ, वो नहीं कि उसने छोड़ दिया, अराइज हो रहा है इसके बाद, तो क्या करेंगे भाई, जिस दिन एप्लीकेशन यहाँ पे जो सबमिट किया प्रतिरक्षा के लिए, जो आवेदन सबमिट किया है, उसके बाद अगर अराइज होता तो नेक्स्ट डेट जो भी रहेगी उस डेट पर वो ऐसा कर सकता है, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितने जल्दी हो उतनी जल्दी वो उस पर भी कमेंट्स कर सकता है, लिखित कथन यहाँ पे किए जा सकते हैं। इतना क्लियर है ये रूल नंबर 8 पर, एक नज़र डालिए, फिर से पढ़ लीजिए नहीं है तो। प्रतिरक्षा का कोई अगर नया आधार, तो क्या करें कि प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो बाद के संस्थित किए जाने के बाद लगाया गया, केस रजिस्टर्ड किया गया, या मुजरा का दावा करने वाले लिखित कथन या प्रतिदावे के उपस्थित किए जाने के पश्चात पैदा हुआ है। तो जो यहाँ पर जैसे मुजरा कुछ करवाना था, कोई चीज़ें या कोई दावा था, उसको पेश करने के बाद में अगर उत्पन्न होता है तो यथास्थिति प्रतिवादी या वादी द्वारा अपने लिखित कथन में उठाया जा सकता है। यथास्थिति का मतलब या तो तुरंत उठाया जा सकता है, और यह समय रहते जैसे नेक्स्ट डेट जो भी हो उस डेट पर ये तुरंत ही यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए कि नहीं नहीं ये वाला जो है ना ये कथन रह गया, इसमें भी इसको इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि ये जो पैदा हुआ था वो कब हुआ, ये दावा पेश करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए 8A जो रूल नंबर था तो इसको रिपील कर दिया गया, यानी कि पहले था अब नहीं है। तो यहाँ देखेंगे प्रतिवादी का उन दस्तावेजों को पेश करने का कर्तव्य जिनके आधार पर उसने अनुतोष का दावा किया है। तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पेश करने के लिए इस को यहाँ पर क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया है। अधिनियम 46 की धारा सॉरी 99 का जो अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग ये 46 नंबर का उसका जो सेक्शन 18 था उसके अकॉर्डिंग इसको रिपील कर दिया गया 2002 से। 2002 से पहले इसकी स्थिति एक्टिव कंडीशन में थी। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 9 पर एक नज़र डालते हैं। पश्चातवर्ती अभिवचन, अगर बाद में कोई अभिवचन किया जाए तो वो क्या कहते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात, प्रतिवादी है उसके बाद लिखित कथन किया गया, कोई भी अभिवचन जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरुद्ध, या तो मुजरा हो या कोई प्रतिदावा किया गया था, प्रतिरक्षा से भिन्न है, प्रतिरक्षा नहीं है उससे अलग है, तो कहा गया कि न्यायालय की इजाज़त से ही और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे। तो पहले तो न्यायालय की परमिशन लेनी पड़ेगी, और जैसा न्यायालय को ठीक लगे उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर न्यायालय परमिशन देता है तो ऐसे पश्चातवर्ती कोई अभिवचन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। किससे रिलेटेड होना चाहिए, देखो यहाँ क्या रहेंगे, प्रतिवादी के लिखित कथन के साथ जब रिटन स्टेटमेंट वहाँ सबमिट किया उसके बाद अगर कोई अभिवचन करता है या कोई मुजरा करता है या प्रतिदावे के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा से भिन्न हो, प्रतिरक्षा नहीं कर रहा है उससे भिन्न कुछ भी दावा किया गया है, तो न्यायालय को अगर ठीक लगता है तो न्यायालय यहाँ पर उसको परमिशन दे सकता है, अदरवाइज मना भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया अन्यथा तो ये उपस्थित नहीं किया जाएगा, कोर्ट परमिशन दे देता तो उसी कंडीशन में इसको दिया जाएगा। किंतु न्यायालय पक्षकारों में किसी से भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इसके लिए कोई रिटन स्टेटमेंट की और आवश्यकता है तो न्यायालय को लगे, देखिए क्या होता है, जैसे ए ने केस रजिस्टर्ड किया बी पर, तो बी को प्रतिरक्षा कब करनी चाहिए, वही टाइम पीरियड दिया था, वही 30 डेज़ में यहाँ पर वो एप्लीकेशन फाइल कर दे, मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 90 डेज़ हो जाएगा। अगर वो इसमें नहीं करता है 30 डेज़ में तो उसको टाइम पीरियड 90 डेज़ तक का दिया जा सकता है, मैक्सिमम कोर्ट चाहे। लेकिन इसके बाद कोर्ट इनके स्टेटमेंट को एंटरटेन नहीं करती। लेकिन अगर कोर्ट को ही लग रहा है कि ये न्याय के हित में होगा और इसके समय में उसे दोबारा ज़रूरत होगी तो न्यायालय क्या करेगा, किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा। न्याय कोर्ट को लग रहा है कि दोबारा से हमें कोई स्टेटमेंट किसी पक्षकार की जांच वगैरह कुछ करनी है तो बुला करके वो ऐसा कर सकता है, और उसे उपस्थित करने के लिए 30 दिन से अधिक का समय नियत कर सकता है। तो जिस दिन कोर्ट को ये लगता है तो कोई भी एक ऐसा समन भेजा जाएगा कि 30 दिन के अंदर, यानी कि 30 दिन के अंदर इसका जवाब पेश करें और ये डॉक्यूमेंट वगैरह या लिखित कथन यहाँ पे कथन पेश करें अपने। तो कोर्ट को अगर ऐसा फील होता है तो कोर्ट ऐसा कर सकता है, इसलिए कोर्ट को परमिशन है। कौन सा आप ऑर्डर पढ़ रहे थे, ऑर्डर नंबर, जल्दी से बताओ, ऑर्डर नंबर 8 और रूल नंबर कितना था, 9। हेलो, सुन पा रहे हो मुझे, चलिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 10 पर। 10 में देखो क्या कह रहे हैं, देखिए जरा रूल नंबर 10 पर एक नज़र डालिए। 10 में ये क्या कह रहे हैं,
कहा गया कि जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया। और जब न्यायालय द्वारा चाहा गया, अपेक्षित किया गया, उसको अपेक्षित का मतलब ये है कि न्यायालय इस चीज़ की डिमांड कर रहा है, किस चीज़ के लिए, कि लिखित कथन को उपस्थित करे, ठीक है, और करने में पक्षकार असफल रहता है, तब वह नहीं करता तो प्रक्रिया की प्रोसेस क्या होगी। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, या तो नियम 1 के अकॉर्डिंग वही 30 दिन वाला, और या कोर्ट ने कोई परमिशन दी है कि अलग से उसे ज़रूरत है कोर्ट को कोई स्टेटमेंट की, तो वो 30 दिन का समय दे करके ऐसा कर सकता है। तो नियम 9 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति लिखित कथन यहाँ कोर्ट के द्वारा अपेक्षित है तो उसे न्यायालय द्वारा यह स्थिति अनुज्ञा उपस्थित करने में अगर असफल रहता है, उसने कहा, कोर्ट ने कहा भाई 30 दिन में हमें इसका स्टेटमेंट दोबारा से चाहिए आपसे, अब वो 30 दिन में नहीं देता है तो क्या होगा वहाँ पर, देखिए जरा ध्यान दीजिए, वहाँ न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा या बाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। तो क्या करेगा, अगर व्यक्ति असफल रहता है तो उसके अगेंस्ट में भी निर्णय सुनाया जा सकता है, किसी एक के फेवर में चला जाएगा, और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात डिक्री तैयार की जाएगी। तो जब पहले निर्णय सुनाया जाता है और निर्णय के अनुसरण में ही डिक्री बनाई जाती है, ऐसा जनरली होता है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, परंतु यह और कि कोई न्यायालय लिखित कथन फाइल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के अधीन उपबंधित समय बढ़ाने का आदेश नहीं करेगा। हाँ, जहाँ पर कोर्ट को आवश्यक हो कि उसे लिखित कथन चाहिए किसी व्यक्ति से, तो उसके लिए वो कितना समय दे सकता है, तो यहाँ पर केवल 30 डेज़ के लिए समय तो नियत कर सकता है, लेकिन इस टाइम पीरियड को वो बढ़ा नहीं सकता कि इसको फिर 90 दिन के लिए कर दे। हाँ, लेकिन रूल नंबर 1 में ऐसा है कि वहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट इसे बढ़ा करके नॉर्मल व्यक्ति के लिए 90 डेज़ के लिए कर सकता है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो इसको 120 डेज़ के लिए कर सकता है। लेकिन जहाँ पर एक बार लिखित कथन पेश हो गए और कोर्ट ने दोबारा से मांगी है उसकी कॉपी, तो विद इन 30 डेज़ यानी कि 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को यहाँ पे जमा करना होगा, अन्यथा कोर्ट उसे बाद में कोई इंटरटेन नहीं करेगा। ये आपने केवल ऑर्डर नंबर 8 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से हम ऑर्डर नंबर 9 में पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुसंजाति के परिणाम के बारे में बताया कि कोई पक्षकार अगर उपस्थित होता है और कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए समन की तामील की और या कोई जो भी अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही तो उसके लिए खर्चा कौन देगा, जो अनुपस्थित रहा है तो उसमें उसको देना पड़ेगा, या जो प्रेजेंट हो रहा है या उसको देना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर हम 9 में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जिन लोगों ने अभी एक